तो स्टोक्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक। और स्टोक्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड्स में ड्रॉप करते हो तो जहाँ पर वो ड्रॉप होता है वहाँ के जो लिक्विड्स के लेयर होते हैं उसकी स्पीड चेंज होती है, यानी वहाँ के मॉलिक्यूल्स वाटर जो होता है वो वाटर जो होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में या किसी लिक्विड्स में किसी फ्लूइड्स में अगर हम ड्रॉप करते हैं तो जो वाटर का लेयर या जो फ्लूइड्स का लेयर उसके कांटेक्ट में रहता है, तो जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो जो फ्लूइड्स का लेयर बॉडी के कांटेक्ट में रहता है वो बॉडी के स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट करता है। हालांकि दूर वाले जो हमारे होते हैं वाटर्स वो भी क्या रहते हैं, रेस्ट में ही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं उस जगह पर जितने भी वाटर के लेयर होते हैं जो बॉडी के कांटेक्ट में रहते हैं, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहते हो, वो ऑब्जेक्ट के ही वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंट लेयर में जो वाटर का डिफरेंट लेयर है उन लेयर की भी जो रिलेटिव वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। कहीं का वेलोसिटी दूर वाला आप क्या है आपका रेस्ट में ही है, पता चलता है जो ऑब्जेक्ट के, जैसे सपोज मैंने डस्टर को किसी लिक्विड्स में ड्रॉप किया, ठीक ना, फ्लूइड्स में, तो जो डस्टर के संपर्क में टच में जो लेयर होगा वाटर का वो क्या करेगा, डस्टर की स्पीड से मूव करेगा, दूर वाला क्या होगा आपका रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में चेंजिंग होगा और इसी चेंजिंग के चलते इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स काम करने लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब ये विस्कस फोर्स जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में सबसे पहले स्टोक्स साहब ने बताया कि जो विस्कस फोर्स होता है, यानी साफ तौर पर आप ये कह सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगता है जो इसकी वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। अगर इसको हम ड्रॉप करें तो इसके ऊपर क्या करेगा, मोटे तौर पर हम कह सकेंगे अगर ड्रॉप करें तो क्या करें, इसको फोर्स लगेगा जो इसकी वेलोसिटी को हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है, हमेशा जो है इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉक, विस्कस ड्रॉक्स भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है सबसे फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इटा बोलते हैं। दूसरा शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, कैसा शेप है, कैसा साइज है बॉडी का, ठीक। और वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं हम, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ बॉडी। इन जनरली इन तीन चीज के ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक। तो शेप और साइज की हम बात करते हैं, चूंकि शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है तो सिलेंडर शेप का होगा तो उसके ऊपर कुछ दूसरा विस्कस फोर्स होगा, कोई कोन शेप का हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना भाई फोर्स उस पर। तो अब इस तरह हम स्टोक्स लॉ क्या होंगे, डिफरेंट शेप पे डिफरेंट होंगे, बहुत ज़्यादा हमारे हो सकते हैं विस्कस फोर्स, लेकिन हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है हमें ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलना है जो क्या हो, स्फेरिकल हो, ठीक ना। एक ऐसा बॉडी ले लेंगे जो स्फेरिकल शेप का हो, जिसको फ्लूइड्स में क्या किया गया है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है, ठीक। तो हम बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर से ये वाला टर्म्स क्या करेंगे, इरेज करेंगे और लिख देंगे क्या,
चूंकि स्फेरिकल शेप का है तो स्फेरिकल का साइज कैसे चेंज होता है, जैसे उसका रेडियस के आधार पर। तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी के रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो स्टोक्स आपको इतना तो फील हो गया था कि जो विस्कस फोर्स जो F होता है वो हमारे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कुछ पावर के रूप में होगा, रेडियस जो होता है उसके भी कुछ पावर के रूप में होगा, और स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगा उसके पावर के रूप में होगा। ठीक, चूंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इरेज करें से हम, नोट हो गया। तो इस तरह जो विस्कस फोर्स होता है वो हमारा डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वेलोसिटी। ठीक, इतना उन्हें पता चला था कि इसके कुछ ना कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या पावर होगा ये नहीं पता था, तो हम कुछ पावर ले लेते हैं इसके ऊपर, सपोज कर लेते हैं अगर कुछ पावर नहीं होगा तो फिर भी 1 1 तो होगा ना, जीरो तो लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसके ऊपर डिपेंड्स कर रहा है तो कुछ ना कुछ ईटा का भी कुछ ना कुछ पावर होगा, भले 1 ही क्यों नहीं आए, बट जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं सपोज करके चलेंगे कि 1 है। हम देखते हैं क्या वैल्यू आता है, इसका भी कुछ ना कुछ पावर होगा, चाहे 1 होगा या हो सकता है 1 से ज़्यादा हो, भी जो भी पावर हो कुछ ना तो पावर होगा। ये हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पावर A है, इसका पावर B और इसका पावर C है। उन्हें भी ऐसा था, स्टोक्स साहब ने ऐसा सोचा था कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इन सब का कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम देखेंगे इसका पावर क्या आएगा, ठीक ना, इसलिए उन्होंने इसका पावर A, B और C ले लिया। जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट K लगता है, ठीक ना, और ये हो जाएगा पावर A, V और C। ये A B C से आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं पावर होगा इसके ऊपर, चूंकि डिपेंड कर रहा है तो इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं पावर 0 होगा, इसका पावर 0 होगा, इसका पावर 0, तो क्या होगा, सब बन के तो 1 के बराबर होगा, तो फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, 0 तो लेंगे नहीं। हाँ, तो कुछ भी आया हम तो कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा सेम आया या डिफरेंट आए। ABC तो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जो भी आएगा हम कैलकुलेट करेंगे तब तो पता चलेगा कि इसका तीनों की वैल्यू एक बराबर आएगा कि तीनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। हमने सपोज कर लिया कि इसका पावर A होगा, B होगा, C होगा, कुछ पावर होगा इतना जानते हैं, बट कितना होगा ये नहीं पता। क्या वो डिफरेंट है कि सेम है कि माइनस में आएगा कि फ्रिक्शन में आएगा, क्या होगा ये नहीं पता, बट जो पावर होगा मैंने सपोज कर लिया कि ये चूंकि ये सारे F जो इन सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा मतलब उसका कुछ ना कुछ पावर होगा। हमने सपोज कर लिया इसका पावर A होगा, इसका पावर B होगा, इसका पावर C होगा। अब A B C के वैल्यू जो भी आए, चाहे फ्रिक्शन में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे इंटीजर आए, चाहे पॉजिटिव है, कुछ भी आए, बट उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर डिपेंड कर रहा है तो कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो पावर की वैल्यू भले ही सबकी वैल्यू 1 ही क्यों ना आ जाए, चाहे 1 से ज़्यादा ही क्यों ना आए, चाहे फ्रिक्शन में ही क्यों ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ पावर होगा। 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 लेंगे तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर हम 0 तो लेंगे नहीं, 1 की चर्चा नहीं कर सकते, 0 तो पावर लेंगे नहीं, 0 लेंगे तो फिर वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सब 1 के बराबर हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो 0 तो लेंगे नहीं, तो 0 नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ पावर होगा। अब पावर चाहे नेगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव है, चाहे 1 आए, चाहे कुछ भी आए, तो हमने सपोज कर लिया कि इसका पावर ABC होगा। अब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसका पावर क्या आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, आपको डायमेंशन चैप्टर जब पढ़े होंगे आप, तो इस तरह पावर्स वाले जो है क्वेश्चंस को डायमेंशंस के सहारे हम सॉल्व करते थे और बहुत आसानी से इजी गोइंग सॉल्व हो जाता था। वही जो है हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। इस K की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा और जो वैल्यू आएगा हम यहाँ पर रखेंगे, यूज़ करेंगे। फिलहाल हम फाइंड करते हैं A B C की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप बताएंगे कि ये फोर्स है, इस सब की डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का हम रखेंगे, इसके बाद इक्वेट करेंगे और A B C की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो जाएगा आसानी से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, M L, चलिए पहले अलग अलग लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है M L T-2। ईटा न्यू का डायमेंशन कोई बता सकता है, M L-1 T-1। रेडियस है, इसका डायमेंशन क्या होगा, L ही होगा, तो
एल ही लिख देते हैं, बाई पावर एम पावर 0 टी पावर 0 भी कर सकते हैं। और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस मीटर पर सेकेंड होता है, तो टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। सारे की जगह हम डायमेंशन रखेंगे, फोर्स की जगह फोर्स का डायमेंशन, इसके जगह इसका डायमेंशन, रेडियस की जगह रेडियस का डायमेंशन, और वी की जगह वी का डायमेंशन हम रखेंगे। समझ में आ रहा है बात। फोर्स की जगह इसका डायमेंशन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 2 इक्वल टू, ठीक। अभी इसको छोड़े रहिए, ठीक। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके जगह क्या रखेंगे, ये एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1 और पावर ए। अगर जिसको वो वाली बात समझ में नहीं आया होगा या जो नहीं देखा होगा वो भी यहाँ से समझ सकता है और यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप देखे होंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके देख लीजिए, सब जो है वीडियो अपलोड है, ठीक। आर के जगह क्या रखेंगे, एल, मतलब आर के जगह इसका डायमेंशन है क्या हो जाएगा एल, इसका पावर क्या है बी, और भी की जो डायमेंशन आपने क्या लिया एल टी माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से सी। ये चीज़ क्लियर हुआ, कोई डाउट। इसका डायमेंशन मैंने रखा, इसका पावर ए है तो ए कर दिया, इसका डायमेंशन रखा पावर बी है तो बी कर दिया, इसका डायमेंशन मैंने ये रखा, फिर पावर सी है तो सी लिख दिया। आगे बढ़ा जाए, क्यों हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस 2। अब देखिए क्या होगा, एम पावर ए हो जाएगा, ए होगा एल पावर माइनस ए, यहाँ एल पावर बी और यहाँ एल पावर सी, तीनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा माइनस ए बी और सी। डायरेक्ट यूज कर लें, समझ में आ रहा है बात है, नहीं आ रहा है। चलिए एक बार लिखते हैं अलग अलग, एल पावर माइनस ए टी पावर माइनस ए, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, पावर है तो ये इसका पावर यहाँ ए लगा देंगे, यहाँ माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है ना भाई। अब हो जाएगा एल पावर बी, यहाँ से एल पावर सी और टी के पावर माइनस सी, ऐसा होगा भाई। दोनों का पावर है, मैंने पावर अलग अलग कर दिया, सबका यहाँ 3 है, तीनों का पावर मैंने अलग अलग कर दिया। जैसे अब क्या लिया, अगर मैं ऐसा करूँ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर करूँ तो नहीं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। ऐसा सेम तो है, एक है पावर यहाँ पर, इसका यहाँ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 2, एम तो इसमें एक ही है तो एम का पावर ए बचेगा, और ये एल, ये एल है, ये एल है, ये एल है, तीनों को थोड़ा सेपरेट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस ए और एल बी पावर बी और सी है, बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, एल के पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, ये हो सकता है। टी का भी वही देखेंगे, टी पावर माइनस ए और माइनस सी ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस ए और माइनस सी, इस तरह होगा। अब यहाँ से जो है सेम डायमेंशन वाले पावर को कंपेयर कर लेंगे, एम का एम के पावर के साथ, एल का एल के पावर के साथ और टी का टी की पावर के साथ कंपेरिजन करेंगे हम। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए इक्वल टू तो सिंपली 1 मिल गया, और ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्या है एल है तो एल का पावर 1 है, क्या हो जाएगा 1, ठीक। और यहाँ टी का माइनस 2 इधर है, उधर है पावर माइनस ए माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, ऐसा होगा। ए की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं -1, माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस सी इक्वल टू -2, इधर जाएगा तो +1, -1 होगा तो माइनस में चला जाएगा तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया, आया 1। सी की वैल्यू 1 आ गया तो हम बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं,
ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे -1 प्लस बी, सी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1, 1 इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। रखते हैं यहाँ पर पावर हम, तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा के, इसका पावर 1 करेंगे, आर पावर 1 और वी पावर 1, सब बन जाएगा एफ इक्वल टू के ईटा आर वी, ये होगा। और एक्सपेरिमेंटली स्टोक्स साहब ने जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट किया तो के की जो वैल्यू आता है के इक्वल टू होता है 6 पाई, ये हो जाएगा ईटा आर और वी, इसको हम बोलते हैं क्या विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रॉप्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ड्राफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है स्टोक्स लॉ के द्वारा क्या होता है एफ इक्वल टू 6 पाई न्यू आर वी। बात समझ में आया? कोई डाउट? नोट किए तो आगे देखते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा।